आज का जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है वो है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है उसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर dx जो है उसमें प्रिंट नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसे ले लिया, और इसे लेने के बाद अब यहाँ पर हमें सोचना ये है कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करें। सबसे पहले तो देखिए ये माइनस का x dy है, माइनस का x dy को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे ये अपने आप में x dy आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x के साथ dy लगा है और यहाँ जो y का टर्म है इसके साथ dx लगा है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि dy और dx जो है वो अपने आप में न्यूमरेटर में रहना चाहिए। x और y न्यूमरेटर में रह रहा है या डिनोमिनेटर में रह रहा है ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन dy का न्यूमरेटर में रहना और dx का न्यूमरेटर में रहना बहुत ज़रूरी है। हम y का टर्म अगर इधर है तो इस dy को हम इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये dy अगर इधर शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इधर x का टर्म है तो ये dx को हम इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने dx को इधर शिफ्ट किया तो dx डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ध्यान इस चीज़ का रखिए कि शिफ्टिंग जो है आप x और y का करिए। x और y के शिफ्टिंग में x और y जो है न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका dy और dx जो है ये हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है इसी चीज़ के लिए इस x को हमने इधर बुला लिया और ये y log y वाले टर्म को हमने इधर भेज दिया, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y log y। आप यहीं पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इज इक्वल टू के पहले y वाला टर्म बनाना है और इज इक्वल टू के बाद x वाला टर्म बनाना है। आपका अगर ये इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है तो आप इसे यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो इसको पलट के लिख सकते हैं। y वाले टर्म को हमने पहले लिख लिया है और x वाले टर्म को हमने बाद में लिख लिया है, तो वही चीज़ LHS RHS के इक्वल है, तो यहाँ पर भी LHS RHS के इक्वल है। ऐसा करने के बाद अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ज़रा यहाँ सोचिए। y इंटू लॉग वाई है, अगर हम यहाँ log y को t लेट करें, केवल मैं बात इसकी कर रहा हूँ, log y को अगर हम t लेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जिसको भी हम t लेट करते हैं उसके बाद उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और t का dt अपॉन dy होगा, उसके dy को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो 1/y dy 1/y dy की वैल्यू हमें dt मिल जाएगी। यहाँ देखिए 1/y और ये dy इसके बदले में हमें dt मिल रहा है। 1/y ये है और dy यहाँ है, 1/y dy की जगह पर हमें dt मिला। इस वैल्यू को जब हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो 1/y dy के बदले में हमने dt लिखा और ये जो log y है ये हमारा t था। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है आ चुका है 1/t dt इंटीग्रेशन है इसका, और इधर 1/x dx का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी और बहुत काम की बात आप सीखने वाले हैं, वो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन में नॉर्मल इंटीग्रेट करते समय हम आर्बिट्री कांस्टेंट जो है यूज करते थे। अगर आपका इंटीग्रेशन दोनों साइड का इंटीग्रेशन लॉग में आए, LHS का भी इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा हो, RHS का भी इंटीग्रेशन अगर लॉग में आ रहा हो, तो वहाँ पर आप अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में ही लिखेंगे।
इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। क्या बात हो रही है? अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा हो, राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन लॉग में हो, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी लॉग में रहेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन हैं, एक इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है लेकिन दूसरा इंटीग्रेशन लॉग में नहीं आ रहा हो, तो उस केस में आर्बिट्री कांस्टेंट लॉग में नहीं होगा, भले RHS लॉग में आया हो। कहने का एक सिंपल सा मतलब समझिए, यहाँ पर LHS और RHS में जितने भी इंटीग्रेशन हो रहे हों, वो सारे के सारे इंटीग्रेशन अगर लॉग में आए सारे, तभी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट लॉग में रहेगा। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने इज इक्वल टू के पहले LHS में 2 टर्म है जिसको इंटीग्रेट करना हो, RHS में 3 टर्म है जिसे इंटीग्रेट करना हो, और LHS के दोनों टर्म इंटीग्रेट होकर लॉग में आ गए, RHS के 3 टर्म में से 2 टर्म लॉग में आए लेकिन तीसरा लॉग में नहीं आया, तब आर्बिट्री कांस्टेंट C जो है C के फॉर्म में ही रहेगा, उसे लॉग C नहीं लिख सकते। लॉग C हम तभी लिखेंगे जब LHS और RHS के सारे टर्म्स इंटीग्रेट करने के बाद लॉग में आए। इस छोटी सी चीज़ को ध्यान रखें। और ये केवल लॉग के लिए ही नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी लागू होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ध्यान रखिएगा कि अगर आपका LHS कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लीजिए tan इनवर्स x आया या tan इनवर्स y आया LHS में, और इधर tan इनवर्स x आया, तो वहाँ पर आप आर्बिट्री कांस्टेंट को भी tan इनवर्स C लिखेंगे। कहने का मतलब कि LHS और RHS के सारे इंटीग्रेशन अगर सेम ITF में आ रहे हों, सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहे हों, तो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद जब हमने इसको लॉग में चेंज कर लिया, तब ये t की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। t की जगह वैल्यू रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हमने लॉग की ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा लॉग है, ये भी लॉग है, दोनों लॉग जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास फाइनल बचेगा log y इज इक्वल टू x इंटू C। ये स्टार्टिंग का लॉग और ये वाला लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके हमारा log y इज इक्वल टू x इंटू C आया। इसे ध्यान से देखिए, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर आप इसे एल्जेब्रिकली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का बेस जो है वो e है, तो e की पावर में x प्लस सी इज इक्वल टू का y आएगा। तो हमने इसको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिख लिया, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू सी, और यही जो है हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।